ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले आके बंगाल पे टेक ओवर किया था, फिर वहाँ से टेक ओवर आगे करना स्टार्ट किया था, राइट? एडवांसमेंट स्टार्ट की थी। व्हाट वाज द रीज़न कि वो बंगाल पे इतना इजीली टेक ओवर कर सके? बंगाल की जो सिचुएशन ये थी कि सिंस कि जब मुग़ल सल्तनत 3 हिस्सों में बट गई औरंगज़ेब आलमगीर के बाद, तो बंगाल एक तो दूर था, और ये पहले वहाँ सूरत में ही आए, तिजारती कोठी वहाँ बनी, जो बिज़नेस ट्रेड सेंटर आप समझ लें, तो ये वहाँ से वाकिफ़ थे। दूसरा, वहाँ के लोग देखते थे कि ये अमीर है बंगाल, पूरे मुल्क का रेवेन्यू एक तरफ और बंगाल का रेवेन्यू, बंगाल हमें तो यूँ नज़र आता है ना कि जैसे ज़रा सांवले से लोग, और जैसे हम समझते हैं कि शायद ये बड़े वो नीचे हैं फाइनेंशली, और यहाँ पे सैलाब आते हैं, सोशल स्टेटस, लेकिन वो अमीर लोग थे तालीमी तौर पर भी, और पैसे के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, और फसलें भी बड़ी अच्छी होती थी। तो दैट वाज द रीज़न कि उनको नज़र आ रहा था कि ये अमीर है। तीसरा ये कि वहाँ पर रियासत के जो सूबा बंगाल है उसके अपने अंदर भी रिफ्ट्स थीं, और वहाँ इनको फिर मिल गया जिसे कहते हैं कि मीर जाफ़र, और वहाँ इन्हें चूँकि सबसे पहले इन्होंने ऑक्यूपाई किया था और ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे बनाए हुए थे, तो पहला स्टार्ट फिर वहीं से लिया उन्होंने, कि जैसे ही वो प्लासी की बैटल हुई उसमें जीते, उसको इन्होंने सेंटर बनाया, और ऑनवर्ड फिर आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन, चाहे सब्सिडियरी सिस्टम हो या कुछ हो, वो एक एक रियासत पे ज़मीनें कब्ज़े करना, आप कब्ज़े करना ही समझ लें कि उन्होंने मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से कब्ज़े करने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि होते होते फिर वो दिल्ली तक आ गए। और इस 100 साल के अंदर 1857 जब हुआ है, तो फिर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। डू यू थिंक कि उनका बंगाल पे टेक ओवर करना बिकॉज ऑफ द लैंड of China being so close to Bengal, do you think that played some role? उस टाइम पे ज़्यादा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उसके मकासद के अंदर एक चीज़ ये भी थी कि उन्होंने चाइना की तरफ भी ट्रेड के लिए ही आगे बढ़ना था, और चूँकि एक बड़ी मार्केट थी। जब आप पढ़ते हैं ना कि व्हाट वर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए मल्टीनेशनल समझ लें, तो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ ये हिंदुस्तान नहीं था, बंगाल, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान और साथ में चाइना, ये बहुत अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस चंक था, ठीक है। और उस टाइम पे ओपीएम बहुत ज़्यादा वहाँ पे ली जाती थी, और ये तो अभी मेरे ख्याल 60s तक अफ्यून के ठेके होते थे पाकिस्तान में भी, जो मैंने पढ़ा और सुना है और पुरानी तस्वीरें देखी हैं। तो इसको ड्रग या नशावर चीज़ें तो आप समझते हैं, आम तौर पे अफ्यून खाना बड़ा कॉमन सा होता था। इल्लत थी, बादशाहों के अंदर भी ये चीज़ मौजूद थी कि वो अफ्यून खाते थे। अगर आप पुराने ये जो लेटर मुग़ल वाले उन्हें भी देख लें कि उन्हें भी अफ्यून का चस्का था। बहुत सारे नशे हैं जो वो करते होते थे। ओपीएम के ऊपर वॉर्स भी होती थी, तो जिसका ओपीएम के ऊपर बिज़नेस कंट्रोल होता था। आज भी अगर आप आज मॉडर्न टाइम के इवन पंजाब में देख लें, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल महकमा है, जो अफ्यून, यहाँ पे अफ्यून की फैक्ट्री मौजूद लाहौर में बंद पड़ी हुई थी, अभी शायद काम करना शुरू कर दे, तो मे बी चले। उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, और उसके खाली सिर्फ नशा नहीं होता था, वो जो सर्जरीज़ करनी होती थी उस लिए भी वो यूज़ होती थी। तो लोग इसको एक थोड़ी सी बुरी चीज़ समझ के इस्तेमाल करते थे, तो उसके ऊपर तो ज़ाहिर बहुत बड़ा बिज़नेस था। और चाइना को तो लोग कहते थे कि ये अफीमची हैं, ये अफ्यून खाते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अफ्यून के लिए क्या उसे कहते हैं ट्रेड की जा सकती है। तो ये भी एक रीज़न था।